हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस का जो मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे थे रीट एग्ज़ाम के लिए, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये मॉडल टेस्ट पेपर एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है, न्यू सिलेबस पर आधारित है, सभी टॉपिक को कवर किया गया है। और जैसे कि 60 क्वेश्चन एसएसटी सब्जेक्ट में आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों से। तो टोटल 60 क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर में लिए गए हैं। सभी टॉपिक को कवर किया गया है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी हमने मॉडल टेस्ट पेपर में लिया है। तो आप इससे अपनी प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान करनी है कि कौन सा युग्म सही है। तो देखिए, एक तरफ नदियां दी गई है और एक तरफ प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो सरस्वती नदी का प्राचीन नाम अगर देखें तो सरस्वती नदी किसका प्राचीन नाम? दृश्यदती नहीं, घग्गर नदी का प्राचीन नाम है सरस्वती। घग्गर सरस्वती का प्राचीन नाम क्या? घग्गर। परूषणी, रावी, बिल्कुल रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? परूषणी है, एकदम सही है ऑप्शन नंबर बी। विस्तता किसका प्राचीन नाम है? तो विस्तता झेलम का प्राचीन नाम है, झेलम नदी का। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? विस्तता। वहीं चिनाब का अगर देखें तो चिनाब का क्या है? अस्किनी। अस्किनी किसका प्राचीन नाम है? चिनाब का। तो ये देखिए, और सतलज का क्या है? सतुद्री। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सी नदी का प्राचीन नाम कौन सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है? किसने बताया है? तो देखिए, हिबलर जो थे ना, इन्होंने बताया है कि सैंधव सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश है। एस आर राव ने वैदिक आर्यों को ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना है, एस आर राव ने। और स्टुअर्ट पिंगर ने क्या माना है कि स्टुअर्ट पिंगर, रोमिला थापर ने ईरानी बलूची ग्रामीण जो संस्कृति थी ना, उसे हड़प्पा सभ्यता का उदय माना है। तो ये आपको पॉइंट याद में रखने हैं कि जो एस आर राव हैं, इन्होंने वैदिक आर्यों को ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश किसने बताया? हिबलर ने बताया है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधक बताए गए हैं। उसमें कौन कौन से हैं? एक है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। वहीं दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा क्या है? सम्यक चरित्र। तो ये त्रिरत्न जो बताए गए हैं, ये किसमें बताए हैं? ये जैन धर्म के जो मोक्ष की प्राप्ति के साधन हैं, ये बताए गए हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को त्रिरत्न बोलते हैं। त्रिरत्न, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो जैन धर्म के साधन हैं ये मोक्ष प्राप्ति के। और जैन धर्म में जीवन का जो चरम लक्ष्य माना गया है वो है क्या? कैवल्य। मोक्ष प्राप्ति क्या है? मोक्ष जो प्राप्त हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? कैवल्य। तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति की जो चरम लक्ष्य है वो क्या है? कैवल्य है। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, मैंने आपको बता दिया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, त्रिरत्न जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस महाजनपद का उल्लेख बौद्ध साहित्य में हुआ है? तो दक्षिण भारत के जो महाजनपद का उल्लेख बौद्ध साहित्य में हुआ है वो है अश्मक। अश्मक का उल्लेख जो है वो दक्षिण भारत का जो बौद्ध साहित्य है उसमें इसका उल्लेख हुआ है। ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी पोतन। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक था इक्ष्वाकु वंशीय था यहाँ का शासक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभकर्ता किसे माना गया है? तो शक संवत का प्रारंभकर्ता किसे? कनिष्क को माना गया है। शक संवत का जो प्रारंभकर्ता है उन्होंने क्या किया था? 78 ईस्वी संवत चलाया था। 78 ईस्वी संवत चलाया था। तो शक संवत का जो प्रारंभकर्ता मानते हैं वो कनिष्क को मानते हैं।
कनिष्क क्या था, इसके समय में क्या हुआ था, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये भी बताया था, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कौन सी, चतुर्थ बौद्ध संगति। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आचार्य पार्श्व को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये देखिए, बौद्ध संगति से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में। और कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था, 78 ईस्वी संवत चलाया था कनिष्क ने, शक संवत चलाया था। अगला प्रश्न है, किस काल के शासकों के समय वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। किसके समय में थे, तो देखिए कन्हेरी और वल्लभी जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे वो राष्ट्रकूट के समय में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। यह कांची विद्या का बड़ा केंद्र था। कौन, वल्लभी और कन्हेरी। यहाँ पर क्या था, तमिल भाषा में लिखित कम्मन रामायण दक्षिण में बहुत लोकप्रिय हुए थे। कौन, कम्मन, जिन्होंने रामायण को तमिल भाषा में लिखा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, किसने लिखा था, कम्बन ने, तमिल भाषा में रामायण का उल्लेख। अगला प्रश्न है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि संपन्न हुई थी। तो देखिए, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब संपन्न हुई थी, ये हुई थी 24 जून 1665 में, 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि की अगर शर्तें हम देखें, कई बार शर्तों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी शर्तें ये थी कि शिवाजी 4 लाख हुण वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपेंगे। और शिवाजी के पास रायगढ़ सहित केवल 12 किले रहेंगे। तो 23 तो किसको, मुगलों को सौंप देंगे, और 12 शिवाजी के पास रहेंगे, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख हुण थी। तो ये पहला था कि शिवाजी और जो जयसिंह के बीच में संधि हुई थी उसमें 23 किले वो मुगलों को सौंपेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा ये था कि शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। संभाजी किसके पुत्र थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संभाजी के पुत्र शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, को 5,000 का मनसबदार बनाया था। दूसरी ये थी। तीसरी ये थी कि शिवाजी को मुगल दरबार में निजी उपस्थिति से बरी कर दिया गया था। तो ये 3 जो पुरंदर की संधि थी, इसमें 3 शर्तें थी। तो इन शर्तों के हिसाब से जयसिंह और शिवाजी के बीच में 24 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में औपनिवेशिक शक्तियों के प्रवेश को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भारत में औपनिवेशिक शक्तियां पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये क्वेश्चन केवीएस और एनवीएस DSSB में काफी बार पूछा गया है। तो औपनिवेशिक शक्तियों का जो कालक्रम है कि सबसे पहले कौन आए थे, तो देखिए सबसे पहले आए थे पुर्तगाल। तो इसमें भी है, इसमें भी है। पुर्तगाल के बाद में आए थे डच। तो देखिए डच इस ऑप्शन में है, तो इसके बाद यही हो जाएगा। पुर्तगाली के बाद में डच आए थे, डच के बाद में ब्रिटिश आए थे, और ब्रिटिश के बाद में फ्रांसीसी आए थे। तो ये एक सीक्वेंस था औपनिवेशिक शक्तियां भारत आने का। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता। कथन का संबंध किससे है, तो इस कथन का संबंध देखिए स्वामी विवेकानंद जी से है। विवेकानंद देश की दरिद्रता और जो गरीबी थी उससे बहुत दुखी थे। उनका मानना था कि जो दुखी हैं उनकी सेवा ही सच्चा ईश्वर की सेवा करनी होती है। अगर आप गरीबों की सेवा करोगे तो ईश्वर की सेवा स्वतः ही हो जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे रहेंगे और तो भूखे और अज्ञानी हैं, उस व्यक्ति को मैं देशद्रोही मानता हूं जो भूखा है और वो अज्ञानी है। तो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने जो गरीबी और दरिद्रता थी उससे वो बहुत ही परेशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जिस लाहौर अधिवेशन 1929, उसमें
पूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था, पूर्ण प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? JL नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने एक और अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1936 में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1949 को 1949 में इसकी पहली बैठक हुई थी। ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य है क्योंकि देखिए भारत गणराज्य इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होता, वो निर्वाचित होता है, तो इसीलिए भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जहां नागरिक किसी पद पर आसीन होने की अर्हता रखते हैं, मतलब ऐसे राज्य में जो राज्य का प्रमुख होता है ना, वो वंशानुगत नहीं होता, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, निर्वाचित होता है। तो यही गणराज्य की परिभाषा है कि वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया हुआ है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद भी मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है वो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस भाग को भाग 3 जो है इसे भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। टोटल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीयों को? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार भारत के लोगों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्को अधिनियम 2012 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पोस्को अधिनियम 2012 उद्देश्य यही है कि बाल यौन शोषण को रोकना और इसके बारे में जागरूक करना, इस शोषण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। यौन उत्पीड़न को रोकना, दोषियों को सख्त सजा देना। पोस्को अधिनियम क्या है? 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी पॉइंट पूछ लिया जाता है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान। तो पोस्को एक्ट के तहत ही इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाया गया है, विशेष कानून बच्चों के लिए इसके शोषण के खिलाफ। तो ये पॉइंट इसका ध्यान में रखना है, पोस्को एक्ट। अगला प्रश्न है, मतदान के समय मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी कौन होता है? तो देखिए जो मतदान के समय मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रधान होता है वो कौन होता है? तृतीय मतदान अधिकारी जो होता है ना, वो इसका मतदान अधिकारी मशीन का नियंत्रण यूनिट होता है। कितने नंबर का? तृतीय मतदान अधिकारी। ये पर्ची प्राप्त कर जो बैलेट है वो जारी करता है, तृतीय मतदान अधिकारी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रथम अधिकारी मतदान अधिकारी क्या करता है? तो देखिए प्रथम मतदान जो अधिकारी है वो निर्वाचन नामावली को जो नामावली होती है चिन्हित करता है उसे। और जो द्वितीय मतदाता अधिकारी है वो रजिस्टर का प्रभारी या अधिकारी होता है। इसके जो मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर और अंगूठे निशान लगाते हैं ना, वो द्वितीय मतदाता अधिकारी होते हैं। आप सभी वोट दे चुके हैं, आप सभी को ये पता होता है कि प्रथम मतदाता अधिकारी क्या करता है, नामावली चिन्हित करता है किसमें वोटर लिस्ट में नाम है। फिर हम सेकंड पे जाते हैं मतदाता अधिकारी के पास, वो हमारा हस्ताक्षर करवाते हैं और अंगूठे का निशान लगवाते हैं। और तीसरे मतदाता अधिकारी के पास जाते हैं तो वो आप पर्ची देते हैं जिसके बाद में हम वोट डालते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद का अंग नहीं है। कौन नहीं है संसद का अंग? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 संसद के अंग हैं, परंतु राज्यपाल संसद का अंग नहीं है। संसद के अंग 3 ही है। राज्य सभा द्वितीय सदन होता है और उच्च सदन होता है। कौन? राज्यसभा। और लोकसभा प्रथम सदन और निम्न सदन होता है। तो ये पॉइंट दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। उच्च सदन कौन सा होगा? राज्यसभा होगा और निम्न सदन होगा लोकसभा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 55 में क्या है? तो 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन नीति। अनुच्छेद 56 में क्या है? 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 56, ये देखिए अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पक्के आते हैं तो आपको ये सभी ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया था? तो देखिए कौन से न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र महाभियोग की जो कार्यवाही है वो प्रारंभ होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था? पीडी दिनाकरन के द्वारा ये किया गया था कि उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलनी थी, परंतु वो प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का प्रावधान है? पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में पूछा है? तो अनुच्छेद 243 बी में 243 बी में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। सॉरी 243 बी, हाँ पंचायतों के गठन का प्रावधान है। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा का गठन है। तो ये पॉइंट आपको याद में रखना है, ग्राम सभा का गठन अगर पूछे तो 243 ए। वहीं 243 सी में पंचायतों की संरचना है, पंचायतों की संरचना। देखिए आप जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, तो आप जो बोल रही है उसको ध्यान से सुनिएगा। 243 ई में है पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि किस में है? 243 ई में अवधि। अगला प्रश्न है हमारा, चौधरी देवीलाल कौन से दो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो देखिए चौधरी देवीलाल जी है ना, वो कौन से दो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे थे? एक थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और दूसरे थे चंद्रशेखर। इन दोनों के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी देवीलाल सिंह। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमन, जगन्नाथ व साबरमती किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो अमन, जगन्नाथ और जो साबरमती है वो चावल की किस्में हैं। देखिए चावल की बहुत ही अच्छी किस्में हैं ये मोस्टली कहाँ? उष्ण कटिबंधीय फसल है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। वहीं चावल की अगर जो किस्में वर्ष भर बोई जाती हैं उसमें कौन कौन सी आती है? ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। ओस, अमन और एक और आप सभी को पता होगा कौन सी? बोरो या बोरी बोलते हैं इसको, बोरो। ये चावल की किस्में हैं जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है ना, वहां पर वर्ष भर बोई जाती है। ये बहुत ही उच्च कोटि का चावल होता है। तो ये और चावल अमन, जगन्नाथ, साबरमती ये अमन चावल की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलोमेलिन, पायरोलुसाइट और ब्रोमाइट किस खनिज के मुख्य अयस्क हैं? तो देखिए ये किस खनिज के मुख्य अयस्क हैं? ये है मैग्नीज के मुख्य अयस्क हैं। मैग्नीज जो खनिज है वो धारवाड़ शैल से प्राप्त होता है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। धारवाड़ शैल से प्राप्त होता है मैग्नीज जो है खनिज। मैग्नीज खनिज धारवाड़ शैल से प्राप्त होता है। इसमें ये कौन कौन से अयस्क होते हैं? साइलोमेलिन, पायरोलुसाइट और ब्रोमाइट, ये मुख्यतः इसमें जो अयस्क हैं ये पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा अगर मैग्नीज देखें तो कौन से क्षेत्र में? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के आसपास जो है मैग्नीज पेटी पाई जाती है सबसे अधिक। अगला प्रश्न है, मलबरी, मूंगा, इरी किसकी किस्में हैं? तो देखिए मलबरी, मूंगा और इरी जो है ना वो रेशम की किस्में हैं। रेशम क्या है? एक रेशम कुटीर उद्योग है और रेशम की मुख्यतः ये किस्में हैं कौन कौन सी? मलबरी, मूंगा, इरी। वहीं ट्रॉपिकल टसर, लोक टसर, ये सभी कौन सी किस्में हैं? रेशम की किस्में हैं, वाणिज्यिक किस्में हैं ये मोस्टली अगर देखें तो भारत एकमात्र देश है जिसमें ये उत्पादित होती है। तो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, रेशम। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी 1911 में।
वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब? 1911 में हुई थी। कहाँ से? इलाहाबाद से नैनी के बीच में सबसे पहले वायु परिवहन चला था। इलाहाबाद से नैनी के बीच में, नैनी सबसे पहली वायु परिवहन चला था। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके दो निगम बनाए गए थे, एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस। इन दोनों का गठन किया गया था राष्ट्रीयकरण करके। कब? 1953 में। 1953 में इसका क्या किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और दो निगम बनाए गए, एयर इंडिया लिमिटेड और दूसरा था इंडियन एयरलाइंस। कब? 1953 में। और 1911 में सबसे पहले वायु परिवहन सेवा स्टार्ट हुई थी इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य है कि जो ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं ना, उनको अवशोषित करता है और पृथ्वी तक आने से उनको बचाता है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। कौन? ओजोन लेयर जो है वो। ओजोन जो है वो यूवी किरणों की अधिक मात्रा को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है, जिसके कारण इससे इफेक्ट कम होता है। क्षरण, इसके परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो ये पॉइंट ओजोन लेयर के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा को चरनोज्म और ट्रॉपिकल ब्लैक कहते हैं? तो देखिए, चरनोज्म और ट्रॉपिकल ब्लैक जो कहा जाता है वो ब्लैक सॉइल, काले मृदा को कहा जाता है। काली मृदा है, इसमें कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसे कपास वाली काली मृदा, और इसका एक और नाम है, किसे क्या कहते हैं? रेगूर मृदा। रेगुर मृदा भी किसे ही कहा जाता है? ब्लैक सोइल या काली मृदा को ही कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर खेती देखें कपास की खेती किसमें? काली मृदा में ही। इस देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा है। प्रमुख राज्य दिए गए हैं, मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र दिए गए हैं। मध्य प्रदेश का मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र छिंदवाड़ा बिल्कुल सही है। झारखंड का सिंहभूम, ये भी सही है। कर्नाटका का भंडारा, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। कर्नाटका का जो मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है वो कौन सा है? धारवाड़ है, धारवाड़। भंडारा के कौन से राज्य का है? तो भंडारा महाराष्ट्र का मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है, महाराष्ट्र का। और उड़ीसा का मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कौन सा? कालाहांडी। तो राइट आंसर अगर देखें तो सी होगा, कर्नाटका का धारवाड़ होगा। और भंडारा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमता है? तो देखिए, जो शुक्र ग्रह है, यूरेनस है ना, उसको छोड़कर सभी ग्रह तो कहाँ घड़ी की सुई के दिशा में घूमते हैं। और शुक्र ऐसा ग्रह है पहला एकमात्र जो कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमता है। यूरेनस यूरेनस जो ग्रह है ये चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड है। पृथ्वी की बहन भी इसको कहते हैं, किसको? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और ये सूर्य और चंद्रमा के बाद देखें तो सबसे ज्यादा चमकीला खगोलीय पिंड माना जाता है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी या स्थान को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जो ग्रिड बनता है ना, ग्रिड गोर स्थान होता है, सॉरी। ग्रिड तो जो अक्षांश और देशांतर का जाल होता है वो होता है। तो गोर स्थान होता है जो देशांतर रेखाओं की दूरी को व्यक्त करता है। जैसे दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या व्यक्त करता है? गोर। गोर के द्वारा देशांतर रेखाओं की दूरी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वार कब उत्पन्न होता है? तो उच्च ज्वार है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा उच्च ज्वार और अमावस्या और पूर्णिमा के समय में आते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको, अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म का चयन करना है हमें। अनुदैर्ध्य बताया गया है, ये प्रचलित पवनों के समांतर बने होते हैं। तो देखिए अनुदैर्ध्य का ये एकदम सही है। अनुदैर्ध्य ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जामों में पूछा गया है। अनुदैर्ध्य है, ये प्रचलित पवनों के समांतर बने होते हैं। अनुप्रस्थ, ये वायु दिशा के लंबवत बने टीले हैं। तब बिल्कुल अनुप्रस्थ जो है वो वायु की दिशा में
में बने लंबवत टीले होते हैं। बरखान जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार टीले होते हैं ऐसे। तो ये सभी पॉइंट इसके सही हैं। बरखान का तो काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती नदी है, वो चंबल की सहायक नदी है। चंबल की जो और सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसमें आती है बनास, बेड़च, बेड़च चंबल की सहायक है, कोठारी है, काली सिंध है, पार्वती है, ये सभी किसकी हैं? चंबल की सहायक नदी। चंबल नदी अगर इसका प्राचीन नाम अगर हम देखें, चंबल नदी काफी इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमण्यवती नदी, प्राचीन नाम है इसका। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, उसके बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसका है कि ये राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। चंबल नदी है वो वर्ष भर बहती है, 12 मासी नदी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा का विस्तार किन जिलों में है? तो लेटेराइट मृदा का विस्तार है डूंगरपुर, उदयपुर और देखें तो मोस्टली राजसमंद वाला क्षेत्र है, वहां लेटेराइट मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार होता है। लेटेराइट मृदा में क्या होता है? तो देखिए इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें लोहा की जो तत्व हैं उनकी उपस्थिति के कारण इनका इसका जो रंग है ना वो लाल रंग का दिखाई देता है। लेटेराइट मृदा कौन से रंग की दिखती है? लाल रंग की। किसकी अधिकता के कारण? लोह तत्वों की अधिकता। प्रश्न है हमारा, नीमला, रायसेला, नाथरा की पाल क्षेत्र से कौन से खनिज अयस्क का उत्पादन होता है? तो देखिए नीमला, रायसेला, नाथरा की पाल, डाबला, मोरिजा बनोल, ये सभी का लो अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। तांबा अयस्क के लिए कौन सा उत्पादन क्षेत्र सबको पता है? खेतड़ी सिंगाना जो क्षेत्र है वो तांबा उत्पादन का सबसे मतलब भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है जहां तांबा अयस्क होता है। उसी के साथ में खोद दरीबा भी तांबा अयस्क क्षेत्र है, रेल मगरा भी तांबा अयस्क क्षेत्र है। जिप्सम का अगर देखें तो जामसर, लुणकरनसर और गोठ मांगलोद जो क्षेत्र है वो जिप्सम उत्पादन क्षेत्र है। सीसा जस्ता का पिछली बार पूछा था, रामपुरा अगूचा सीसा जस्ता का उत्पादन क्षेत्र है। उसी के साथ में राजपुरा, देबारी, जावर, ये सभी सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली व दूसरी इकाई की स्थापना कौन से देश के सहयोग से की गई थी? तो देखिए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसकी दूसरी और पहली जो इकाई की स्थापना की गई थी वो कनाडा के सहयोग से की गई थी। रावत भाटा कहाँ? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा स्थित है। और कनाडा के सहयोग से इसकी जो स्थापना की गई थी कब? 1965 में, 1965 में कनाडा के सहयोग से पहली और दूसरी इकाई की स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर पूछे तो ये किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा निगम NPC के द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.17% थी। सबसे ज्यादा अगर साक्षरता पूछे कौन से जिले की तो कोटा जिला प्रथम स्थान पर था। कितने? 76.6% कोटा की साक्षरता दर थी। सबसे कम पूछे तो कौन सा जिला था? जालोर जिला, जिसमें सबसे कम साक्षरता दर थी। कितनी? 54.9% थी वो जालोर की साक्षरता दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस के वनों का विस्तार किन जिलों में मिलता है? तो देखिए बोस नहीं बांस है, बांस के वनों का विस्तार किन जिलों में मिलता है? तो बांस के वनों का विस्तार मिलता है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां और कोटा जो क्षेत्र है ना वहां पर बांस का विस्तार सबसे ज्यादा मिलता है। इसके साथ में सिरोही में भी बांस के जो वन है यहाँ विस्तार मिलता है। किसका? ये बांस के वृक्षों की। अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया था? तो देखिए दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित ने कौन सी सभ्यता का? बैराट सभ्यता का उत्खनन किया था। बैराट सभ्यता का उल्लेख अगर देखें तो मत्स्य जनपद की राजधानी
विराटनगर के रूप में इसको हुआ है। विराटनगर किसकी बैराठ की राजधानी रहा था विराटनगर। इसमें क्या किया था विराटनगर में पांडवों ने जो अज्ञातवास गुजारा था उसके अंतिम दिन यहाँ पर व्यतीत किए थे विराटनगर में। मौर्य काल का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है बैराठ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मल्लेच्छों का शासक किसे कहा गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने घुमा कर लिया है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं करवा रही हूँ। देखते हैं आप कितने एक्टिव हैं, कितने अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है। अगला प्रश्न है अकबर ने महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उनका क्रम पूछा है। तो देखिए जो अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। इसका सीक्वेंस भी एग्जाम में काफी बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा था, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था। तो इसका सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले अकबर ने भेजा था जलाल खां को, जलाल खां के बाद भेजा था मानसिंह को, मानसिंह के बाद भेजा था भगवान दास को, और नेक्स्ट सबसे लास्ट में भेजा था टोडरमल को। तो अब सीक्वेंस आप खुद ही देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहले जलाल खां, मानसिंह, भगवंत और टोडरमल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो किसको भेजा था, इन सभी को सीक्वेंस में भेजा था महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, महाराणा प्रताप को स्वीकार करवाने के लिए। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध कौन सा हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब, 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। तो टोटल कितनी सैनिक छावनियां थी, टोटल 6 सैनिक छावनियां 1857 की क्रांति के समय थी। वो सभी 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी, एक थी नसीराबाद, दूसरी थी नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। 6 सैनिक छावनियां 1857 की क्रांति के समय थी। अगला क्वेश्चन है 24 अप्रैल 1938 को किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी मेवाड़ प्रजामंडल में, तो माणिक्य लाल वर्मा जी थे ना, उनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। प्रजामंडल में महाराणा पर अंग्रेजों ने संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला था, परंतु इसमें ये सफल नहीं हो पाए। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही थी इसकी, मेवाड़ प्रजामंडल की। माणिक्य लाल वर्मा ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी स्थापना अगर मोस्टली डेट पूछे आपकी मेवाड़ प्रजामंडल की तो कब, 24 अप्रैल 1938 को हुई थी बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर ने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, कौन से का किया था। तो देखिए नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरि भाई किंकर ने कौन से बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, इनके द्वारा किया गया था। बूंदी किसान आंदोलन का 1926 में ये बूंदी किसान आंदोलन हुआ था, और इसकी जो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे, ये तीनों थे नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर। इसमें किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी। तो देखिए कालीबाई बहुत ही मतलब काफी बार पूछी जाती है कालीबाई का प्रश्न एग्जाम में। तो जो कालीबाई है वो रास्तापाल कांड हुआ था, उसमें अपने प्राणों को न्यौछावर किया था इन्होंने अपने शिक्षक को बचाने के लिए। रास्तापाल कांड हुआ था, कब हुआ था, 1947 में ये हुआ था, जून 1947 में, आपको अगर ऐसे भी पूछना है तो। और ये रास्तापाल में अभी इनकी स्मृति में स्मारक भी बना हुआ है कालीबाई। आपने जो ये भाई है सेंगा भाई, उनको बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अगला क्वेश्चन है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर किस श्रेणी का दुर्ग है। तो लोहागढ़ जो भरतपुर है वो किस श्रेणी का दुर्ग है, वो
किसका है? मिट्टी का दुर्ग है, मिट्टी का दुर्ग है। लोहागढ़ का जो लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। और इसको बनवाया किसने था? तो इसका निर्माण जो करवाया था जो जाट वंश के महाराजा कौन थे? सूरजमल। सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था लोहागढ़ दुर्ग का। चारों ओर जो इसकी प्राचीर है वो मिट्टी की प्राचीर है, इसलिए ये मिट्टी का दुर्ग कहलाता है। तो ये लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया था, महाराजा सूरजमल। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद और ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है, कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? तो देखिए ये विशेषता है मेवाड़ चित्र शैली की, जिसमें महिलाओं को इतना सुंदर मतलब सज्जित करके दिखाया गया है मेवाड़ चित्र शैली में। अगला क्वेश्चन है, वीर कल्ला जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कल्ला जी के संबंध में पूछा है। तो देखिए वीर कल्ला जी, इनके बचपन का नाम केसरी सिंह था, बिल्कुल बचपन का नाम केसरी सिंह था। उनके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम इन्होंने बताया है उगमसी भाटी था। नहीं, उनके गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। योगी भैरवनाथ कल्ला जी के गुरु थे, भैरवनाथ। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले भी हम पढ़ लेते हैं, सही है। इन्हें शेषनाग का अवतार, 4 हाथों व 2 सिर वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। ये औषधि शास्त्र व अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पक्ष एकम से पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो देखिए राजस्थान पर्यटन निगम के द्वारा माघ शुक्ल पक्ष की एकम से पूर्णिमा तक जो होता है वो रामदेव पशु मेला जो होता है ना, उसका आयोजन किया जाता है। रामदेव पशु मेले का ये कहाँ पर मोस्टली भरता है? तो ये भरता है नागौर में। नागौर में भी कहाँ? मानसर गांव में ये भरता है, नागौर में रामदेव पशु मेला। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किशनगढ़ अजमेर का चरी नृत्य है वो प्रसिद्ध नृत्य है। गुज्जर महिलाएं इसे करती हैं, किशनगढ़ अजमेर का ये प्रसिद्ध है। इसमें देखिए क्या होती है, महिलाएं सिर पर 7 चरियां लेकर नृत्य करती हैं। इसकी प्रमुख नृत्यांगना अगर देखें तो कौन है? फल्कूबाई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन? फल्कूबाई। अगला क्वेश्चन है, तिमणिया, हमेल, झालरा किस अंग के आभूषण है? तो तिमणिया, हमेल और झालरा ये सभी गले के आभूषण है। उसके साथ में ही तुलसी, मांदलिया ये सभी किसके हैं? गले के आभूषण है। कान के आभूषण अगर देखें तो कर्णफूल हो गए, लौंग हो गई, टोटी हो गई, बाली हो गई, पीपल पन्ना हो गया, ये सभी किसके हैं? कान के। और नाक के आभूषण कौन सा? नथ, कांटा, बेसर और लौंग, ये सभी किसके हैं? नाक के आभूषण है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में दोष बताया हमें पता करना है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में समय की बचत होती है, बिल्कुल सही है, इसमें समय की बचत होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में गति और सुंदर लेखन के लिए मूल्यांकन का कोई साधन नहीं होता। तो देखिए गलत हो जाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में लेखन से संबंधित तो कुछ है ही नहीं, ABCD ही हमें लिखना होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इस परीक्षण का अंकन अधिक वस्तुनिष्ठ होता है, बिल्कुल सही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण विश्वसनीय और वैध होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में E1 ग्रेडिंग देने के लिए उचित अंक है? तो E1 ग्रेडिंग देने के लिए 21 से 32 के जो अंक है ना, वो इसमें E1 ग्रेडिंग होती है। इसमें उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण देने का ये प्रावधान करता है। इसमें ग्रेडिंग E1 जो होती है वो इसमें कितने अंक होने चाहिए? 21 से जो 32 तक अंक होते हैं वो E1 ग्रेडिंग में आती हैं। A1 ग्रेडिंग में कितने? 91 से लेके 100 तक जो पॉइंट होते हैं वो A1 ग्रेडिंग में आते हैं।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में एनसीईआरटी द्वारा एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें प्रारंभिक स्तर के पाठ्यचर्या के विषयों में डैश को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़कर शामिल किया गया। उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है, पता करना है कौन सा उत्तर होगा। निशुल्क शिक्षा प्रणाली, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, सीखने के प्रतिफल। तो देखिए इसमें क्या उत्तर होगा इसका, सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़कर शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये किया गया था 11 जुलाई 2022 को। अभी एक करंट का क्वेश्चन भी मानकर आप चले, 11 जुलाई 2022 को RKSMB का पूरा नाम अगर देखें तो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम इसका पूरा नाम होगा। 11 जुलाई 2022 को इसकी स्थापना, इसका जो स्टार्ट किया गया था, इसको कब, कोविड महामारी के समय में इसे स्टार्ट किया गया था। छात्रों जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे उस समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन सा उपकरण आता है। तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के अंतर्गत अगर देखें तो इसके अंतर्गत आता है क्या, हाँ स्कैनर। इनपुट डिवाइस कौन सा होगा, स्कैनर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। स्कैनर में क्या होता है, जैसे कि इसको ओएमआर शीट को स्कैन किया जाता है, बारकोड रीडर होता है स्कैनर के द्वारा। तो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन से होंगे, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर्स हो गया, ये सभी कौन से आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खेल विधि मानी जाती है। तो खेल विधि कौन सी, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, किंडरगार्टन विधि। बिल्कुल किंडरगार्टन विधि है वो ही खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि को खेल विधि कहा जाता है। उसके साथ में खेल विधि और कौन कौन सी है, तो मॉन्टेसरी विधि खेल विधि है, विनेटिका विधि खेल विधि है, डॉल्टन विधि भी खेल विधि है। तो ये सभी विधियां आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, स्किनर के द्वारा, गिलबर्ट के द्वारा किया गया था। गिलबर्ट के द्वारा गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन किया गया था 1962 में। कब किया गया था, 1962 में एफ गिलबर्ट के द्वारा, थॉमस एफ गिलबर्ट इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण के आलोचना या प्रतिपुष्टि पद का समय कितना निर्धारित हुआ था। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण की जो विधि है इसमें प्रतिपुष्टि पद के लिए जो निर्धारण हुआ था इसमें टोटल कितनी 6 मिनट का समय निर्धारित हुआ था। 6 मिनट प्रतिपुष्टि के लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का शिक्षण सिद्धांत है। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण सिद्धांत कौन सा, करके सीखने का सिद्धांत। बिल्कुल सामाजिक शिक्षण का ये है, करके सीखना सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रजातंत्र में सामाजिक अध्ययन का महत्व है। तो प्रजातंत्र में सामाजिक अध्ययन का महत्व देखें तो ये अध्ययन सामाजिक शास्त्र है जिसका अध्ययन सामाजिक व्यवहार, सामाजिक जीवन और सामाजिक उन्नति के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक देश के या अध्ययन कर नागरिक इनका पालन करना सीखते हैं तथा एक अच्छे नागरिक के रूप में देश हित में कार्य करते हैं। बिल्कुल एकदम सही है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करके लोकतांत्रिक राज्य के नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर लोगों को, नागरिकों को इसके प्रति और जागरूक, मतलब खुद होते हैं, दूसरों को भी जागरूक करते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए आज हमारे एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा है, ध्यान से देखा है। कमेंट बॉक्स में आप अपने अपने स्कोर बताएंगे किसके कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि एग्जाम अभी बहुत पास आ गई है तो तैयारी जोरों शोरों से आपको करनी है। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।